Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is the last class as far as this essay is concerned, or this article of Bertrand Russell is concerned. And you know the name of the chapter or the name of this article, that is Reflections on the Reawakening East, and it's written by Bertrand Russell. Okay, so today we are going to start from page number 21. Page number 21, everyone. Last para, line number 7. सबको मिल गया ये? Okay, so I am going to begin it now again. It must continue to contain poetry and music and art and love and the simple joys of life. कल तक हमने ये पढ़ा था कि उसने कहा क्या, जहाँ से हमने कल का लेक्चर छोड़ा था वो ये था कि उसने कहा कि आपकी जो लाइफ है ये मोटराइज्ड या मैकेनाइज्ड नहीं होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। अगर आपकी लाइफ रोबोटिक होगी तो रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो मशीन्स का नुकसान है वो क्या है कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं जानता, ठीक है। बट इट सेज दिस essay says, or he further says that there should be, if you are getting or adopting industrialism or industrialization or machinic, you can say that life, so you must know that these things should not be vanished from your life, from your culture, or from your what we say that country. And what these things are, very important thing, he says that poetry and music and art and love and the simple joys of life, कि छोटी छोटी जो आपकी खुशियाँ हैं ये आपकी लाइफ से गायब नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? फिर वो कहता है पोइट्री आपकी ज़िंदगी से गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि आर्ट आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होना चाहिए, लव आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट द लव ऑफ व्हाटएवर यू पीपल आर थिंकिंग, दिस इज़ द लव ऑफ मदर, दिस इज़ द लव ऑफ father, this is the love of sister, this may be the love of any personality. So why? Because we cannot live without this love. आप अपनी मदर, फादर, ब्रदर्स या सिस्टर्स के बगैर रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, हमें उनकी ज़रूरत रहती है। These are things that tend to be forgotten in a machinic age. बोला बाबा ये जो चीज़ें हैं कौन कौन सी चीज़ें वो बता रहा था जो इम्पोर्टेंट है, बताओ। लव, पोइट्री, आर्ट, ओके। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपकी फीलिंग्स से और एस्थेटिक सेंस से आपके ताल्लुक़ रखती है, तो वो कहता है कि जब मशीनिक एज में आप चले जाते हैं तो ये चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। What happens nowadays? Suppose your friends are your mobiles. Nowadays what's the change? He is right now, okay? कि जब मशीनिक लाइफ आपकी आ जाती है, टेक्नोलॉजी में जब आप पड़ जाते हैं तो फिर आपकी ये फीलिंग्स ख़त्म होती जाती है, ठीक है। क्या हो गया आपके पास मोबाइल आ गया, आप मोबाइल आपका दोस्त बन गया, ठीक है। दैट सेल फोन इज योर बेस्ट फ्रेंड nowadays, okay? And that creates a lot of trouble, okay? That is spoiling us if we are using it in a wrong way. But if we are using it in a good way, so it's a blessing, okay? So वो कहता है कि जब मशीनिक एज है, मशीन वाली एज में क्या होता है कि ये फीलिंग्स और ये चीज़ें इन पर इतनी ज़्यादा तवज्जो फिर नहीं दी जाती। They are forgotten in the communist philosophy and they are not given sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. बोला जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो बोला वो फिर इन चीज़ों को भूल जाते हैं। समझ में आ गई? वो ये फीलिंग्स को, ये आर्ट्स को, देखे ना, फीलिंग्स चली गई। जब भी तो क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक दिए। ये क्या था? ये सफाकी थी ना। इट मीन्स दैट they were not even thinking about the life of the people, that what they are going to do with those people, okay?
अब यहाँ पे इंसानियत यानी कि उनमें से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। समझ में आ गई? तो इसी तरह वो कहता है कि जब मशीनिक लाइफ जब आप मशीनिक एज में जाते हैं तो इंसानियत या फीलिंग्स किस पर ये असरअंदाज होती है, जो कि असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ही फ़ायदा है इसका, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, फिर कहता है आई शुड लाइक टू होप दैट रीअवेकनिंग एशिया विल रिमेंबर दीज एलिमेंट्स इन द गुड लाइफ। बोला भाई जो मैं ये होप करता हूँ, मैं ये डिज़ायर करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब एशिया तरक्की करेगा, ठीक है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा कि अगर वो उनकी मजबूरी है कि उनको मशीनिक एज में जाना ही जाना है, उनको टेक्नोलॉजी को अपनाना ही अपनाना है, बट टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ेंगे, पोइट्री को, आर्ट को, लव को। क्यों? क्योंकि इनका जो कल्चर है वो क्या है, रिच है, ग्लोरियस कल्चर है, वो पहले बता चुका है। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है। आई शुड लाइक टू, अब शुड लाइक टू दिस इज एन एक्सप्रेशन दैट मीन्स डिजायर। ठीक है, इसका मतलब होता है when you desire, okay, और when you want, इसमें desire भी लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, I should, it means वो कह रहा है I desire, I want। ठीक है, तो इस तरह इसमें से आप ये ऐसे ये जो आर्टिकल्स होते हैं, इसमें से आप बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखते हैं। ठीक है, आपके ऐसे राइटिंग अच्छा होता है। तो ये मतलब फजूल नहीं होती बुक्स आपकी। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट लेक्चर। सो आप बुक्स का फ़ायदा उठाया करें। ठीक है, सीखें इनसे ये एक्सप्रेशन। फिर वो आगे कहता है आई शुड लाइक टू थिंक दैट राइवलरीज एंड द स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस विल नॉट बी सो सिवियर एज टू कंपेल मिलिटरिस्टिक मैकेनाइजेशन। कौन सी मैकेनाइजेशन? मिलिटरिस्टिक mechanization, and militaristic means advocating or pursuing an aggressive military policy or hawkish। ठीक है, when you are hawkish, when your policy is hawkish, so that is called militaristic mechanization। जब आप क्या कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बॉम्ब्स बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वेपन्स बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला ये मैं होप करता हूँ कि एशिया ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उसका ख्याल गलत था, क्योंकि बाद में फिर क्या हुआ कि लाजमी सी बात है, हमारी भी मजबूरी थी, पाकिस्तान की भी मजबूरी थी, इंडिया की भी मजबूरी थी, चाइना की भी मजबूरी थी, सबकी थी कि वो पीछे ना रहें, आगे बढ़े। ठीक है, और लाजमी सी बात है, आगे बढ़ना है तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो आई शुड से to the reawakening nations of Asia, your independence will not be very difficult to preserve, especially in view of the division of the rest of the world into two hostile camps। तो बोला भाई अगर आप टू हॉस्टाइल कैंप्स, उस वक्त टू हॉस्टाइल कैंप्स कौन थे? उस वक्त के जो किंग थे, ठीक है, उस वक्त के जो मैंने आपको टू ब्लॉक्स बताए थे, तो उनके जो मेन जो कंट्रीज थे, एक अमेरिका था, ठीक है, और दूसरा जो था वो रशिया था। समझ में आ गई? जो कंट्रीज अमेरिकन ब्लॉक को फॉलो करते थे वो अलग थे, इसको मैं डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में, और जो रशिया को फॉलो करना चाहते थे वो अलग थे। ठीक है, तो ये जो दो बड़े ब्लॉक्स थे, ये दो बड़ी डिविजन्स थी पूरी दुनिया की। तो वो कहता है कि मैं चाहूँगा, यानी कि वो चाहता है, कौन? बर्टन रसल चाहता है कि Asian countries, they should not be the part of them, okay? They should not be the part of these two countries या these two blocks, ठीक है? उनको अपनी ही एक पहचान बनानी चाहिए, ये उसका ख्याल था। और ये इतना आसान काम नहीं था। जब आप दुनिया में रह रहे हैं तो आपको किसी एक तरफ होना पड़ता है, ठीक है? अब वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होते हैं जो एक तरफ नहीं होते, ठीक है, जिनकी अपनी कोई फिलॉसफी होती है, जिनकी अपना कोई कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है, अपनी कोई यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर आते हैं दोबारा, बट व्हाट विल परहैप्स बी मोर डिफिकल्ट
will be to refrain from copying the mistakes of the West. ठीक है, refrain का मतलब होता है to stop oneself. To stop oneself. Refrain means to stop oneself या to show restraint. इसका मतलब वो कह रहा है यहाँ पर कि जनाब ये बहुत मुश्किल होगा कि आप वेस्ट को कॉपी करने से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। किस चीज़ से? वेस्ट को कॉपी करने से। और यहाँ पर वो सही था, ठीक है। हम अपने आप को वेस्ट से कॉपी करने में नहीं बचा सके। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि भाई हर एक कंट्री की मजबूरी है, सही है ना। अब मिलिट्रिस्टिक अप्रोच रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया खा जाएगी आपको। समझ में आ गई बात? The West throughout the last 5 centuries has displayed extraordinary energy which has taken many forms, some good, some bad. बोला भाई जो वेस्ट था उसने एनर्जी बहुत ज़्यादा उसने एनर्जी का इस्तेमाल किया, कुछ सही और कुछ गलत, दोनों साइड्स का वो बता रहा है। It has explored the world, अब ये पॉजिटिव साइड बता रहा है। It has explored the world from pole to pole, पूरी दुनिया को तकरीबन एक्सप्लोर कर लिया। एनर्जी यानी जो टेक्नोलॉजी ने, यहाँ पर इसको हम कहेंगे तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपको कैसे पता चला? ऐसे ही तो पता चला, पहले तो पता ही नहीं था। पहले तो दुनिया ऐसा, पहले अगर पिछली स्टडीज में जाएंगे तो था कि भाई आपकी जो दुनिया है वो फ्लैट है, ठीक है। सो इट हैज़ लर्न द सीक्रेट्स ऑफ एटम्स एंड स्टार्स। फिर इन्होंने एटम्स के और स्टार्स के जो सीक्रेट्स थे अंदर तक एटम के चले गए, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए फिर वहाँ से लेकर, ठीक है। फिर वो स्टार्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स एंड आप जो है ना यूनिवर्स के बारे में जानने लगे, आपको प्लैनेट्स के बारे में पता चला, आपको और चीज़ों के बारे में पता चला डिटेल में, ठीक है। इट हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू प्रोड्यूस सच एन अबंडेंस ऑफ नेसेसरीज and comforts as previous ages would have thought unimaginable। कि ये जो आपके comforts आज आप जो enjoy कर रहे हैं इस लाइफ में, तो बोला भाई उन्होंने ये comforts दी कि जो पिछले दौर के लोग थे वो सोच भी नहीं सकते थे। कोई सोच सकता था पिछले दौर में, अगर आप बहुत पास्ट में चले जाएं कि भाई आप कमरे में बैठे होंगे और आप ऐसे क्लिक करेंगे और आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, हैं, एसी लगा होगा आपके कमरे में, ठीक है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप मोबाइल को यू क्लिक करेंगे और आप एक कंट्री में बैठे हुए यू विल बी कनेक्टेड विद अनदर कंट्री और टू योर ब्रदर, मदर, फादर और व्हाटएवर, ठीक है। सो और हूएवर इज देयर, तो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। और बहुत सारी चीज़ों में आप देख लें कि फासले ऐसे कम हो जाएंगे कि बुलेट ट्रेन आ जाएंगी, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। नहीं तो पहले तो वो क्या नाम है, कार्ट्स पे, गधे गाड़ी पे सफ़र किया करते थे लोग, या दूसरी गाड़ियाँ जो होती थी आम या टांगे पे सफ़र किया करते थे। तो वो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि बुलेट ट्रेन्स नहीं आएंगे किसी दौर में, एरोप्लेन्स नहीं आएंगे किसी दौर में, ठीक है। पर ऐसा हुआ, ये पॉजिटिव चेंजेस है सारी। बट ऑल दिस व्हिच माइट हैव मिनिस्टर्ड टू ह्यूमन हैप्पीनेस हैज बीन विटिएटेड बाय वन फैटल फॉल्ट, द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग्स। बोला ये सब चीज़ें तो सही है, बट इस सब चीज़ों ने तबाह कर दिया, इन सब चीज़ों को तबाह कर दिया या गलत साबित कर दिया एक ही चीज़ ने, वो ये कि जब जो इंसान या जो मुल्क या जो नेशन ने ये सोचा कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं दूसरी नेशन के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा कर लूँ। समझ में आ गई बात? बोला ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि ताकत के इस्तेमाल से आप दूसरों के कंट्रीज़ में आप इंटरप्शन भी कर रहे हैं, उनको डिक्टेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, और उनसे अपनी मर्जी के फैसले भी ले रहे हैं। सो दिस इज़ अनफेयर, ओके, दिस इज़ अनफेयर। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आई नॉट वांट टू गो इन डिटेल कि किस तरह कंट्री इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारा तो कोई, हम तो किसी खाते में नहीं है पाकिस्तान। समझ में आ गई बात? तो अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, और हम ही सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, ये हैरत की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं कि Africans and Asians alike have been tortured and oppressed by the energetic ingenuity, ठीक है, ingenuity of Western conquest।
बोला भाई सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो कौन कौन हुए? एशियंस और अफ्रीकन्स। किससे? जो वेस्टर्न जो इंजीनियरिटी है, ठीक है, इंजीनियरिटी का मतलब होता है स्मार्टनेस, ठीक है, यानी आप किसी काम को स्मार्ट तरीके से जब कर पाते हैं या उसमें कोई आसानी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब आसानी क्या है कि मैं चाहूँ कि मैं, अब जैसे कि मिसाल देता हूँ आप इसको, आपकी इसको, कि मैं अगर चाहूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए का मुस्तकबिल बनाऊँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बजाय ये मेहनत करने की मैं क्या करूँ, थोड़ी सी ताकत आजमा के पड़ोसी का हक मारूँ, उसकी जायदाद पर कब्जा कर लूँ, समझ में आ गई बात, उसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है, तरीके से, या उन दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई करवा दूँ, समझ में आ गई बात। और ये क्या है? ये इंजीनियरिटी है जो नेगेटिव साइड पर भी आपको लेकर जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं, यहाँ पर ये इसको नेगेटिविटी में काउंट करता है। यहाँ पर ये इस अपने ऐसे या अपने आर्टिकल में क्या करता है, बर्टन रसल इसको नेगेटिविटी में काउंट करता है। और वो कहता है कि एनर्जेटिक इंजीनियरिटी, यानी जो एनर्जी से जो ये स्मार्टनेस आई, जो चीज़ें आसान हो गई आपकी लाइफ में, ये जो है इसका जो शिकार हुआ सबसे ज़्यादा कौन? अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़, यानी इनकी वजह से बहुत हुआ। लाजमी सी बात है, कैसे भाई, अगर वो वहाँ से आए यहाँ पर, सपोज करें अगर इंडिया में भी आए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो क्या किया उन्होंने? नचोड़ लिया यहाँ की पूरी इकॉनमी को। क्या किया? यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर जाया करते थे अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, और या इंडस्ट्रीज़ के लिए, फिर वहाँ पर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया करते थे, और फिर वापस, यानी अगर रॉ मटेरियल जाएगा तो सस्ते में जाएगा, ठीक है, और फिर वो फिनिश गुड बहुत महंगी बिका करती थी, वो पैसा कमाते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे टैक्सेस लागू कर दिए थे उन लोगों ने। ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी यही हाल था। अफ्रीका में भी बहुत अफ्रीका को भी बहुत नचोड़ा उन्होंने, ठीक है। ये सारे के सारी जो चीज़ें उसने ना, तो वहाँ से बहुत सारे पैसे हासिल, लाजमी सी बात है, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तो उन्होंने दूसरों के रिसोर्सेज से अपने आप को सेट किया, समझ में आ गई। तो ये उन्होंने ऐसा भी किया जो कि एक फाउल है। इफ द वर्ल्ड इज टू बी हैप्पी, एनर्जी एंड इंजीनियरिटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दोज हु हैव लेस ऑफ द क्वालिटीज। बोला भाई, अगर दुनिया ने तरक्की करनी है, दुनिया में खुशी, आप चाहते हैं कि दुनिया खुशी में रहे, अमन में रहे, तो ये जो इंजीनियरिटी है और एनर्जेटिक इंजीनियरिटी है, ये आपका इसका इस्तेमाल सही से करना चाहिए। इस पे ऐसे लोगों का को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अब एक्सप्लॉइटेशन के दो मीनिंग्स होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब आप किसी चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करके उसका आउटकम निकालते हैं, दैट इज मीन्स दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेशन, बट दैट्स पॉजिटिव एक्सप्लॉइटेशन। जब आप किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लॉइटेशन, बट दैट इज़ नेगेटिव एक्सप्लॉइटेशन। कौन सी एक्सप्लॉइटेशन? नेगेटिव एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ पर वो कौन सी एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहा है? नेगेटिव एक्सप्लॉइटेशन। So he says that this negative exploitation should be stopped. Why? Because the people who don't have skills, who don't have knowledge, who are not that smart or smarter than you have no right to grab their rights. You have no right to grab their rights. Rights of freedom, rights of डिफरेंट राइट्स आर देयर, ओके। आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं इंसान के, तो वो जो राइट्स हैं आप दूसरे के सल्ब नहीं कर सकते। वो कहता है मैनकाइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट व्हिच हैज नेवर हिथरटू। बोला कि हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बोला जो कि अब तक ऐसा नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कंट्रीज नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो रंग और नस्ल की बुनियाद पर कहीं पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कहीं पर रिलीजियस मेंटालिटी पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, और अब जो वॉर चल रही है आपकी, वो इकोनॉमिक वॉर है।
एंड में मैं बताता हूँ आपको, आगे आएगा ये, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको. Perhaps some at least of the nations of Asia will have learned this lesson from their sufferings at the hands of ingenious. तो बोला ये जो ingenious थे, ये जो लोग थे, जो क्लेवर लोग उन पर आकर काबिज हुए, जो क्लेवर लोग थे जिन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, तो एशियंस को इन लोगों से अब ये सीख लेना चाहिए कि एशियंस जो हैं वो ऐसा किसी और के साथ नहीं करेंगे. समझ में आ गई बात. और आगे वो कहता है, perhaps on the other hand they will only have acquired a wish to imitate the ruthless mastodons who are bringing the West to disaster. अब mastodons वो यहाँ पर कह रहा है कि यानी कि mastodon एक्चुअली क्या थे, mastodons जो थे वो अगर prehistoric gigantic prehistoric animals थे, similar to elephant but larger and even more powerful. जैसे elephants होते हैं ना, इसी टाइप के थे, और ये prehistoric animal थे और बड़े हैवी हुआ करते थे, ताकत इनकी ज़्यादा हुआ करती थी, इनके आगे कोई टिक नहीं सकता था. ठीक है, तो वो यहाँ पर इनकी मिसाल दे रहे हैं. अब अगर आप ये मैस्टोडॉन्स कहेंगे तो कौन लोग होंगे, कौन से कंट्रीज होंगे उस टाइम के, जिस टाइम पर ये ऐसे जो लिख रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मैस्टोडॉन्स थे वो कौन कौन थे? अमेरिका एंड रशिया. और फिर जो कंट्रीज अमेरिका के साथ थे और जो कंट्रीज रशिया के साथ थे, ठीक है, वो उनको फॉलो करते थे. फिर आज के जो मैस्टोडॉन्स है, आज के क्या है मैस्टोडॉन. अच्छा, उस वक्त की जो जंग थी वो पावर की थी उस वक्त भी. अब इकोनॉमिक जंग है. अब कौन सी जंग है? इकोनॉमिक जंग है कि इकोनॉमी मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स पर कब्जा कौन करेगा. समझ में आ गई बात. इंटरनेशनल मार्केट्स में कारोबार किसका होगा. तो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ. अब जो मैस्टोडॉन्स हैं मेनली वो अमेरिका है एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना है. समझ में आ गई बात. तो ये दो आप समझ लेंगे बड़े या जाइगेंटिक किस्म के आपके सामने ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स जिनको वो कह रहा है यहाँ पर, जिनको वो कह रहा है मैस्टोडॉन्स, तो वो ये हैं who are bringing the West to the disaster. यानी कि जिन्होंने वेस्ट को क्या किया, डिजास्टर. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद भी हॉस्टिलिटी कायम है दुनिया में. ठीक है, I have not the gift of prophecy and I cannot plumb human folly. बट अच्छा, अब इसमें दो मीनिंग है. प्रोफेसी का मतलब होता है जब आप फ्यूचर का अंदाजा लगा लेते हैं. वो कहता है मैं फ्यूचर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता. आई कैन नॉट प्लम, वो कहता है कि मैं मेजर भी नहीं कर सकता किस चीज को, ह्यूमन फॉली को. ह्यूमन फॉली को मैं नाप भी नहीं सकता कि इंसान की बेवकूफ़ी को. फॉली क्या, बेवकूफ़ी या मिस्टेक या स्टूपिड मिस्टेक का इसका मीनिंग है, स्टूपिड मिस्टेक. But while there is uncertainty, hope and apprehension, apprehension means होता है fearful expectation और anticipation. यानी जब आपको आप डर रहे हो कुछ फ्यूचर के बारे में बताते हुए. समझ में आ गई बात. तो वो कहता है कि are equally rational and hope is more likely to be beneficial. तो बोला जब ये तीनों पोजीशंस आ गई, कौन कौन सी, अब होप, एप्रीहेंशन, अनसर्टेनिटी, तो बोला मेरे ख्याल में मैं किसको चुनूंगा, होप को चुनूंगा. किसको चुनूंगा, होप को चुनना बेहतर है. और आगे वो कहता है सो लॉन्ग. क्या कह रहा है वो, सो लॉन्ग. नाउ दिस सो, व्हाट इज दिस सो लॉन्ग. सो लॉन्ग, so long is an expression. So long is an expression that is used to say goodbye. That is used to say so long. हम भी goodbye करने वाले हैं, हमारा चैप्टर एंड होने वाला है, लास्ट लाइन से हमारे पास. तो वो कहता है so long therefore as hope remains possible. तो बोला है बाय बाय या मैं अब चलता हूँ, और इसीलिए जो होप है वो मेरे माइंड में कायम है. आई शेल कंटिन्यू टू होप. और बोला मैं होप ही करूँगा, मैं उम्मीद ही करूँगा, मैं उम्मीद ही रखूँगा. किससे, वेरी गुड, एशियन कंट्रीज से, एशिया से, कि वो वेस्ट की तरह ना बने, वो ऐसे मैस्टोडॉन्स की तरह ना बने जो दुनिया को तबाही के दहाने पर
ले गए, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ माई होप विल बी सेंटर्ड इन द ईस्ट, और मेरा जो फोकस होगा, मेरी जो होप का, ये किस पर होगा? ईस्ट पर होगा। ये उसकी ख्वाहिश थी बर्ट्रैंड रसल की। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू मे आस्क, okay? So, or even whoever is watching this video, if you have any question, you can type in the comment box, so I'll be answering inshallah ta'ala. So bye and Allah Hafiz. Thank you.